तो चैप्टर 9 जो है बहुत इजी चैप्टर है। जो अपन ने अगर आपने 7 और 8 को रिवीजन किया होगा तो आपको चैप्टर 9 में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है, असेट एलोकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है एसेट एलोकेशन डिसीजन का, कोरिलेशन अक्रॉस असेट क्लास सिक्योरिटीज, स्टेप इन पीएम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस, असेट एलोकेशन डिसीजन, रीबैलेंसिंग कैसे होती है, रीबैलेंसिंग कब करनी चाहिए। ठीक है। तो असेट एलोकेशन इज अ प्रोसेस। एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि कभी उठे और कर दिए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट करना इन्वेस्टर की वेल्थ को, पैसे को इन्वेस्टर की, इन डिफरेंट असेट क्लास फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है। असेट क्लास क्या क्या होते हैं, डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है, दैट हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप ऑफ एग्जांपल बॉन्ड इक्विटी कैश कैश लाइक सिक्योरिटीज। ब्रॉडर असेट क्लास जैसे बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट जंक बॉन्ड्स, इक्विटीज में होती है लार्ज कैप एंड लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप। ठीक है। अब डिसीजन किसका रहता है, प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस जिसके पास हो। ठीक है। तो पहला चीज की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, कोरिलेशन अक्रॉस असेट क्लास। डाइवर्सिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन का यूज क्या है, एम टू रिड्यूस पोर्टफोलियो रिस्क बाय इन्वेस्टिंग इन अनकोरिलेटेड और निगेटिवली कोरिलेटेड असेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसे समझ पाओगे तभी आगे समझ में आएगा। ठीक है। और इसको अपन थोड़े डिटेल में भी देखेंगे। व्हेन वन असेट अंडर परफॉर्म अनदर में आउट परफॉर्म। ठीक है। अभी जैसे गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है, इक्विटी अंडर परफॉर्म कर रही है, तो ओवरऑल रिटर्न आपका स्टेबलाइज रहता है। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इक्विटी एंड बॉन्ड्स है लो और निगेटिव कोरिलेशंस। ठीक है। मेकिंग बॉन्ड अ हेज ड्यूरिंग स्टॉक मार्केट डाउन टर्न। जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है, डाउन टर्न आता है, तो उसको हेज करने के लिए क्या करते हैं लोग, ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड मार्केट में जाते हैं। गोल्ड एंड इक्विटी टिपिकली शो निगेटिव कोरिलेशन ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। गोल्ड और उसमें भी निगेटिव कोरिलेशन है। ये क्वेश्चंस आते हैं बहुत छोटे छोटे कि कोरिलेशंस क्या है। रियल एस्टेट एंड स्टॉक, उसमें भी लो कोरिलेशन होता है। ठीक है। अब देखिए कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन समझिए, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस मूवमेंट ऑफ टू डिफरेंट असेट क्लास। दो असेट्स क्लास का जो प्राइस मूवमेंट का रिलेशन है वो, और कितना होता है, -1 एंड +1। ठीक है। कोरिलेशन +1 का मतलब है परफेक्टिव पॉजिटिव कोरिलेशन, सेम डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है। इक्विटी अगर सेम जा रहा है तो जो दूसरा सेट्स है वो भी सेम डायरेक्शन में, दो अलग अलग सेम डायरेक्शन में जाएंगे। जीरो मीन्स दोनों असेट्स के मूवमेंट में कोई रिलेशन नहीं है। परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशंस मीन्स असेट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे जा रहा है, या दूसरा ऊपर जा रहा है तो पहला नीचे जा रहा है। ठीक है। तो ये कोरिलेशन होता है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। स्टेप इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहला फर्स्ट स्टेप होता है इज द प्रोसेस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर द पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, आईपीएस बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म भी आता है। ठीक है। ये रोड मैप होता है दैट डिफाइन इन्वेस्टर रिस्क एपिटाइट एंड डिफाइन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव गोल एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट। ठीक है। द सेकेंड स्टेप क्या होता है, स्टडी ऑफ करंट फाइनेंशियल कंडीशन और उसका फ्यूचर फोरकास्ट करना। थर्ड स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो आफ्टर कंसीडरेशन, कंसीडरेशन लेना है पॉलिसी स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट फोरकास्ट। ठीक है। फोर्थ स्टेप होता है इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन। ये चार स्टेप होते हैं इसमें। ठीक है। फर्स्ट जो है आईपीएस, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पॉलिसी स्टेटमेंट, ये क्रूशियल डॉक्यूमेंट होता है इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है। सर्विंग एज रोड मैप फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है। इट इज ड्राफ्टेड इन कंसल्टेशन विद इन्वेस्टर एंड आउटलाइन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव गोल कॉन्स्टेंट प्रिफरेंस रिस्क टॉलरेंस। तो इन्वेस्टर का
क्या ऑब्जेक्टिव है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, उसका गोल क्या है, उसके कांस्टेंट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, रिस्क टॉलरेंस क्या है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो भी होता है बेस्ड ऑन आईपीएस लिया जाता है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट। ठीक है। और इंश्योर किया जाता है कि इन्वेस्टर का रिस्क एपिटाइट क्या है, उसके फाइनेंशियल गोल क्या है। ठीक है। सिंस इन्वेस्टर रिक्वायरमेंट इवॉल्व ओवर टाइम, आईपीएस मस्ट बी रेगुलरली अपडेटेड एंड रिवाइज। ठीक है। तो आईपीएस भी अपडेट होते रहता है। ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से बहुत से क्वेश्चंस बनेंगे। आईपीएस ऑल्सो फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक एलोकेशन, असेट एलोकेशन, जो बैलेंसिंग द इन्वेस्टर रिस्क रिटर्न एक्सपेक्टेशन विद प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट रिटर्न। ठीक है। की पर्पस क्या होता है आईपीएस बनाने का, कि इन्वेस्टर को हेल्प कर सके अंडरस्टैंड देयर नीड एंड असिस्ट पोर्टफोलियो मैनेजर इन बिल्डिंग ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, स्टेबलाइज अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू इन्वेस्ट मैनेजमेंट, मिनिमाइजिंग पुअर डिसीजन मेकिंग। ठीक है। सेट रियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्टेशन फॉर इन्वेस्टर, हेल्प पोर्टफोलियो मैनेजर मेक इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रोवाइड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस। ठीक है। फ्रेमवर्क फॉर पोर्टफोलियो मैनेजर, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर फ्रॉम इनएप्रोप्रिएट और अनइथिकल प्रैक्टिस, की कोई इन्वेस्टर के पैसे से अनइथिकल डिसीजन या इनएप्रोप्रिएट डिसीजन तो नहीं ले रहा है। ठीक है। आपको क्या चीज की जरूरत है, इन्वेस्टर की अंडरस्टैंडिंग, उनकी नीड क्या है। ठीक है। उनका उनके अनुसार इन्वेस्टमेंट मैनेज कैसे करना है, पुअर डिसीजन मेकिंग को मिनिमाइज करता है, रियलिस्टिक रिटर्न इन्वेस्टर को दिखता है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग रिस्क प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टर, आप ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। देखिए एग्जाम 185 पेजेस हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें से। तो रिस्क प्रोफाइलिंग इज अ क्रूशियल स्टेप इन पीएमएस। ठीक है। इट हेल्प डिटरमाइन इन्वेस्टर रिस्क टॉलरेंस। रिस्क प्रोफाइलिंग से क्या समझ में आता है कि उनका रिस्क टॉलरेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। रिस्क प्रोफाइलिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एज क्या है, फाइनेंशियल गोल क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस क्या है, लिक्विडिटी नीड्स क्या है, इनकम स्टेबिलिटी कितनी है, साइकोलॉजिकल रिस्क टॉलरेंस क्या है। ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है पहला। ठीक है। कंपोनेंट क्या है, रिस्क टॉलरेंस, कितना रिस्क ले सकता है। ठीक है। क्या उनकी इच्छा है लेने की, विलिंगनेस, कैपेसिटी, हाउ मच रिस्क, इन्वेस्टमेंट होरिजन, टाइम फ्रेम क्या है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, लिक्विडिटी, जरूरत है क्या उनको अपने असेट्स में। ठीक है। इन्वेस्टमेंट का नॉलेज कितना है और एक्सपीरियंस कितना है, उनको कितनी मार्केट की नॉलेज है। ठीक है। तो देखिए एज के क्या है उसके अनुसार, गोल क्या है, फाइनेंशियल गोल। ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉसेस में कितने कंफर्टेबल हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टेबल है कि नहीं उनका इनकम, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन क्या है। ठीक है। तो इसके स्कोर के अनुसार आप समझ जाओगे कि जितना ज्यादा स्कोर आएगा उतना एग्रेसिव रिस्क। ठीक है। और जितना कम है उतना उतना कम रिस्क लेना चाहेंगे। ठीक है। तो रिस्क प्रोफाइलिंग से इंश्योर होता है कि पीएमएस इन्वेस्टमेंट अलाइन विद इन्वेस्टर रिस्क एपिटाइट एंड फाइनेंशियल गोल। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जितना मैंने यहां तक अभी बताया, यहां से बहुत बहुत 100% टाइम क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। आप शॉर्ट नोट्स या एमसीक्यू पढ़ के जाएंगे तो आपको ये सब टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी जब तक आप डिटेल में स्टडी नहीं करें। ठीक है। नेक्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, किसके लिए पैसे कमा रहे हो आप। ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव डिफाइन इन्वेस्टर, फाइनेंशियल गोल क्या है, शादी के लिए चाहिए, आपके रिटायरमेंट के लिए चाहिए, क्योंकि कुछ नया खरीदना है, रिस्क टॉलरेंस, एक्सपेक्टेड रिटर्न। डिफरेंट इन्वेस्टर है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव डिपेंडिंग ऑन देयर रिस्क प्रोफाइल, गोल, अर्निंग, नेटवर्थ, एक्सपीरियंस, एज, इन्वेस्टमेंट होरिजन। ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मीन्स आप क्यों कमाना चाह रहे हो। पहला, कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में, कि आपका वेल्थ ग्रो करते रहे टाइम टू टाइम, तो आप इक्विटी और म्यूचुअल फंड में। इनकम जनरेशन के लिए डिविडेंड, इंटरेस्ट या रेंटल इनकम आपको चाहिए। कैपिटल प्रिजर्व रहे, तो लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड और फिक्स असेट जिसमें डिफॉल्ट के रिस्क कम होते हैं। लिक्विडिटी चाहिए, जब चाहो तब पैसे निकाल सकते हो। टैक्स इफिशियंट है कि नहीं, आप पता चल रहा है कि पोस्ट टैक्स रिटर्न आपका बहुत कम आ रहा है।
ये भी टैक्स इफिशियंसी होनी चाहिए। तो ये की इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट, ठीक है। लेट अस डिफरेंट इन्वेस्टर है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, सभी के अलग अलग होते हैं, एज के अनुसार, आपके माइंडसेट के अनुसार। डिफरेंट इन्वेस्टर है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट टू, ठीक है। कांस्टेंट आर लिमिटेशन ऑफ इन्वेस्टर टू टेक एक्सपोजर ऑन सर्टेन इन्वेस्टमेंट opportunity like due to liquidity need, time horizon और taxation। तो पहला होता है लिक्विडिटी कांस्टेंट, ठीक है। डिफरेंट इन्वेस्टर, सबकी अपनी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है। यंगर जो पीपल्स होते हैं उनको कम लिक्विडिटी भी चलता है देन ओल्डर पीपल्स, क्योंकि सब में है सम हेल्थ और मेडिकल कंसर्न विथ रिक्वायर देम टू मेंटेन सर्टेन लिक्विड फंड। क्यों ओल्डर लोगों को क्यों जरूरत होती है कि उनको कभी भी इमरजेंसी में हेल्थ या मेडिकल के लिए पैसे की जरूरत पड़ सकती। अदर में हैव रिक्वायरमेंट ऑफ कॉलेज फीस और वेडिंग इन फैमिली और सम अदर नीड, ठीक है। तो जनरली इन्वेस्टर प्रिफर करते हैं लिक्विड फंड को, जब चाहो तब पैसे निकल सके, ठीक है। और या तो वो इमरजेंसी में पैसे रखते, ठीक है, सडन मेडिकल एक्सपेंस की जरूरत पड़ी तो इमरजेंसी कैश रखते हैं, नियर टर्म गोल के लिए भी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी होती है। रेगुलेटरी कांस्टेंट में क्या है कि आप चाहते हो कि आउट ऑफ, यानी कि दुनिया के किसी कोने में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है। जनरली जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर रहते हैं उनके उनको ज्यादा रेगुलेटरी कांस्टेंट का उतना नहीं रहता है परवाह, ठीक है। रेगुलेशन कैन कांस्टेंट इन्वेस्टर चॉइस, क्या होता है, जैसे आप इंडियन हो, आप बाहर दूसरे देश में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप $250,000 इतना ही ओवरसी पर ईयर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, आरबीआई की गाइडलाइन के नोटिफिकेशन के अनुसार, जिसको बोलते हैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, एलआरएस, ठीक है। इंडियन रेसिडेंट इंडिविजुअल है, वो $250,000 से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते बाहर, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सेल एंड परचेस ऑफ सिक्योरिटी ऑन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली नोन नहीं है, ठीक है। यूजली पीपल हु हैव एक्सेस टू सच इंफॉर्मेशन, उनको क्या बोलते हैं, इनसाइडर ऑफ कंपनी। ये भी क्वेश्चन आता है, एक ये था, दूसरा कि कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं है, आपने सेल किया या परचेस किया सिक्योरिटीज को, ऐसी इंफॉर्मेशन के बेस में जो पब्लिकली नोन नहीं है, आपको हो सकता है कंपनी के अंदर से किसी ने बताया हो, ठीक है, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये भी प्रोहिबिटेड है, ट्रेडिंग ऑन बेसिस ऑफ इनसाइडर इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। लिक्विडिटी टैक्स में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड बाय टैक्स कंसर्न। आप इन्वेस्ट कर लिए लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होता है। टैक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ड्राइव इन्वेस्टमेंट डिसीजन। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम आर टैक्स डिफरेंटली, ठीक है। रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इनकम लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट वर्सेस रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन आर टैक्स डिफरेंटली, ठीक है। तो इंटरेस्ट में अलग लगता है, अलग टैक्स लगता है, डिविडेंड में अलग लगता है, रेंट में, ठीक है। आपने कैपिटल गेन किया उसमें अलग टैक्स लगेगा, और लॉन्ग टर्म है तो अलग टैक्स ब्रैकेट में आते हो आप, शॉर्ट टर्म है तो टैक्स कांस्टेंट बोला जाता है। तो जनरली बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन क्या है, पहली बार आप वर्ड सुनोगे टैक्स कांस्टेंट, रेगुलेटरी कांस्टेंट, तो थोड़ा सा लगता है कि पहली बार सुना हुआ है। एक्सपोजर लिमिट क्या है, सेबी की जो पीएमएस रेगुलेशन गाइड 2020 में आई है, उसमें जो एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पोर्टफोलियो मैनेजर एंड इन्वेस्टर शुड इंक्लूड द इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है, इन्वेस्टमेंट अप्रोच इज ब्रॉडली आउटले ऑफ टाइप ऑफ सिक्योरिटी, किसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, और परमिसिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो फॉर द इन्वेस्टर, टेकिंग इनटू अकाउंट फैक्टर स्पेसिफाइड टू इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे आफ्टर टेकिंग, आपने इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव, रिस्क एपेटाइट, लिक्विडिटी नीड, टैक्स और अदर रेगुलेटरी कॉन्स्टेंट, टाइम होरिजन आपने सब देख लिया, एक्सपोजर लिमिट सब तय कर लिया आपने, ठीक है।
पोर्टफोलियो मैनेजर को उस लिमिट में रहना पड़ता है, मैनेजमेंट वाइल मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट। जो आपने इन सब चीजों के बारे में बात की इन्वेस्टर से, उसके बाद आपको इसमें फ्लेक्सिबल रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप उनके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे। नेक्स्ट होता है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, यूनिक नीड और प्रेफरेंस। सम टाइम इन्वेस्टर हैव यूनिक पर्सनल, सोशल, इथिकल, ठीक है, कल्चरल प्रेफरेंस, बिलीफ, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होता है, यानी कि आपका यूनिक है। सोशल इथिकल हो, आप ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते जो इन्वायरमेंट को हार्मफुल पहुंचाए, ठीक है, जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो ये सोशल इथिकल, इथिक्स है मेरा कि मैं सिगरेट और लिक्वर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। तो ये सब आपको आईपीएस में स्पेसिफाई करना है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है टू मीट देयर वेरियस गोल एंड ऑब्जेक्टिव। असेसमेंट ऑफ नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर इज क्रिटिकल इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पीपल हैव मेनी फाइनेंशियल गोल, या तो नियर टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। गोल्स आल्सो हैव डिफरेंट प्रायोरिटी। कुछ की प्रायोरिटी हाई है, कुछ की लो है, ठीक है। आपके आपके अकॉर्डिंग है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, घर लेना कि मोबाइल फोन लेना, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पैसे खर्चे करना। तो ये नियर टर्म गोल क्या होते हैं, आपको विथ इन अ 1 ईयर, फ्यू ईयर्स में आपको अचीव करना है, वो नियर टर्म गोल होते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल में आप बच्चे की एजुकेशन चाहते हो, अपना पेंशन का फंड चाहते हो, ठीक है। उसके और भी होता है लो प्रायोरिटी। आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, लग्जरी कार खरीदना कि खुद के पेंशन के लिए या रिटायरमेंट के लिए फंड कलेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट होता है एनालाइजिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इन्वेस्टर। आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी चाहिए। कैसे पता करोगे, पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के कि आपके खर्चे कितने हैं, आप सेविंग कितने करते हो, हाउस कितने, कार क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट करते हो स्टॉक में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड में, सेविंग अकाउंट में कितने पैसे हैं, ज्वेलरी कितने की है, रियल एस्टेट कितने का है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, लाइबिलिटी क्या है, ठीक है, लोन कितने हैं, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेट करके आप पता लगाओगे कि उनका नेटवर्थ क्या है, क्लाइंट यानी कि इन्वेस्टर का नेटवर्थ क्या है, उसकी पोजीशन प्लस में है कि माइनस में। फोरकास्टिंग रिस्क एंड रिटर्न ऑफ वेरियस असेट क्लास। टू सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। पहला इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, गोल एंड रिक्वायरमेंट, पर्सनालिटी टाइप, फेस अपन ने देख लिया, ठीक है। फिर होता है बेंचमार्क। इन्वेस्टमेंट अप्रोच कर रहे हो, परफॉर्मेंस बेंचमार्क होता है उसका, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके रिटर्न को आप किससे कंपेयर करोगे। एडिशन टू इन्वेस्टमेंट है जो अप्रोच, एडिशनल लेयर ऑफ ब्रॉडली डिफाइंड इन्वेस्टमेंट थीम कॉल्ड स्ट्रेटजीज। मल्टीपल, मल्टी एसेट्स में कर रहे हो, इक्विटी में कर रहे हो, डेब्ट या हाइब्रिड में कर रहे हो। ईच इन्वेस्टमेंट अप्रोच शैल बी टैग टू वन ओनली स्ट्रेटजी फ्रॉम द स्ट्रेटजीज एज अबव, ठीक है। किस में करना चाहते हो, तो एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म आता है एपीएमआई का। सेल्फ प्रेस्क्राइब मैक्सिमम 3 बेंचमार्क, 3 बेंचमार्क। दिस बेंचमार्क shall reflect the core philosophy of strategy, ठीक है। पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज क्या है आपकी, पोर्टफोलियो मैनेजर सेल सेलेक्ट द वन बेंचमार्क, एक बेंचमार्क आपको सेलेक्ट करना है, प्रेस्क्राइब फॉर द स्ट्रेटजी टू इनेबल इन्वेस्टर टू इवेल्युएट रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कोई एक 3 बेंचमार्क में एक बेंचमार्क या एक स्ट्रेटजी, आपको एक बेंचमार्क सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टर्स को बताना है कि आपका परफॉर्मेंस दूसरे के परफॉर्मेंस से बेस्ट कैसा रहा, ठीक है। और द बोर्ड ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर shall be responsible for ensuring appropriate selection of strategy benchmark for each investment approach, ठीक है। परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ठीक है। एनुअल ऑडिट कौन से रेगुलेशन के अंदर होता है, ये भी पूछा जाता है, रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी रेगुलेशन
2020। ठीक है। असेट एलोकेशन कैसे होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। आप असेट एलोकेशन कर रहे हो तो पहला होता है स्ट्रेटजी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज होती है डिफाइंड पोर्टफोलियो असेट मिक्स बेस्ड ऑन इन्वेस्टर रिस्क टॉलरेंस, रिस्क एक्सपेक्टेशन, फिनेंशियल असेट्स। इक्विटी में कितना, बॉन्ड में कितना, रियल एस्टेट, कैश में पीरियोडिकली रिबैलेंस करना। की फीचर्स ऑफ एस ए क्या है, लॉन्ग टर्म फोकस, रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन, पीरियोडिक रीबैलेंसिंग और डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स। ठीक है। लॉन्ग टर्म फोकस है, आप फ्रिक्वेंटली इसको एडजस्ट नहीं करते। रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन होता है इसमें। हिस्टोरिकली आपने देखा होगा कि इक्विटी या मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड देती है। ठीक है। रीबैलेंस होता है लेकिन पीरियोडिक होता है। ठीक है। डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग होती है। बेनिफिट क्या है, स्टेबिलिटी रहती, कंसिस्टेंसी रहती, मार्केट टाइमिंग रिस्क नहीं होता उसमें या रिड्यूस होता है। ठीक है। इन्वेस्टर को हेल्प इन्वेस्टर स्टे अलाइन विद देयर फाइनेंशियल गोल डिस्पाइट मार्केट फ्लक्चुएशन। मार्केट में कितना फ्लक्चुएट हो रहा है तब भी ये फाइनेंशियल गोल के अनुसार अलाइन रहता है। टैक्टिकल क्या होता है कि जिसको जहां अच्छा लगा, मार्केट के शॉर्ट टर्म मार्केट कंडीशन, इकोनॉमिक ट्रेंड, वैल्यूएशन अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग फिक्स एलोकेशन ओवर द लॉन्ग टर्म। टैक्टिकल में क्या होता है, टेम्पररी डेविएट होता है। जहां पे मार्केट ज्यादा अच्छा कर सकता है वहां पे टेम्पररी डेविएट कर किया जाता है। शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट होता है। एक्टिव मैनेज होता है। एक्टिव मार्केट ट्रेंड कैसा चल रहा है, इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या है, और रिटर्न इनहेंस होते हैं इसमें, ग्रेट ज्यादा रिटर्न देता है। रिस्क मैनेजमेंट डाउन साइड हेल्प करता है, डाउन साइड रिस्क से बचने के लिए। बेनिफिट क्या है, कैपिटलाइज ऑन मार्केट अपॉर्चुनिटी बाय एडजस्टिंग एलोकेशन डायनेमिकली, इनहेंस पोर्टफोलियो रिटर्न बाय लिवरेजिंग शॉर्ट टर्म प्राइस मूव, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू अडॉप्ट द चेंजिंग इकोनॉमिक मार्केट कंडीशन। ठीक है। TASAA बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है। ये जो चार्ट है इसको डिटेल में देखिएगा। अगर इस चार्ट को आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो दोनों चीजें आपको अच्छे डिटेल में समझ में। फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग होता है। ठीक है। फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या होता है, द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी दैट सेलेक्ट सिक्योरिटी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टर एट्रीब्यूट। ठीक है। नोन एज फैक्टर हेल्प करते हैं इन्वेस्टर अचीव बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केट कैप वेटेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। जैसे वाइडली यूज होता है स्मार्ट बीटा, क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिंग एंड एक्टिव पोर्टफोलियो में। फैक्टर्स आर ब्रॉड सिस्टमेटिक ड्राइवर होते हैं ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। दो मेन टाइप के होते हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जैसे इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी कंडीशन। सेकंड होते हैं स्टाइल, इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल सिक्योरिटी, इंक्लूड वेल नोन फैक्टर लाइक वैल्यू, मोमेंटम, साइज, क्वालिटी एंड लो वोलेटिलिटी। ठीक है। वैल्यू में क्या होता है कि अंडर वैल्यू रिलेटिव टू देयर फंडामेंटल, लो प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक वैल्यू, जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं ओवर टाइम। मोमेंटम, किसमें मोमेंटम ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग पास्ट परफॉर्मेंस किसका है। साइज फैक्टर, स्मॉलर कंपनी ज्यादा अच्छा रिटर्न देती है कंपेयर टू लार्ज कैप। क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, लो डेप्ट, स्टेबल अर्निंग है, मीन्स क्वालिटी है कंपनी। ठीक है। लो वोलेटिलिटी मीन्स जिसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, हिस्टोरिकल ट्रेंड। ठीक है। सिंगल फैक्टर क्या होता है, पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन सिंगल डोमिनेंट फैक्टर, जैसे सच एज ओनली इन्वेस्टिंग इन लो वोलेटाइल। सिंगल फैक्टर से आपने इन्वेस्ट किया। मल्टीपल फैक्टर मींस क्वालिटी देखा, मोमेंटम, वैल्यू, बहुत सारी चीज देखी। स्मार्ट बीटा स्ट्रेटजीज में क्या देखा आपने, इंडेक्स बेस्ड इन्वेस्टिंग दैट डेविएट फ्रॉम ट्रेडिशनल मार्केट कैपेबिलिटी। ट्रेडिशनल मार्केट से आपको मतलब नहीं है, आप कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जो ज्यादा हाई रिटर्न दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ फैक्टर बेस्ड इनहेंस रिस्क, ज्यादा रिटर्न मिलेगा, डाइवर्सिफाइड रहेगा, सिस्टमेटिक एंड रूल बेस्ड अप्रोच रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव फैक्टर्स
साइक्लिसिटी, डेटा एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी, ओवर क्राउडिंग रिस्क, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं। आप रीबैलेंस कैसे करते हैं? रीबैलेंस कैसे कर किया जाता है, इसको देखते हैं। मार्केट के मूवमेंट के अनुसार, रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन के अनुसार, फाइनेंशियल गोल के अनुसार आपको रीबैलेंस करना होता है पोर्टफोलियो, ठीक है। सम ऑफ द बेनिफिट ऑफ रीबैलेंसिंग क्या होता है? मेंटेन असेट एलोकेशन, इंश्योर कंसिस्टेंसी विद द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, इनहेंस रिटर्न, आपका रिटर्न इनहेंस होता है, आउट परफॉर्म, रिस्क रिड्यूस होता है, आप इनकरेज होते हो बाय लो और सेल हाई। चैलेंज क्या होता है? टैक्स इम्प्लीकेशंस, ज्यादा कैपिटल टैक्स देना पड़ सकता है आपको। ट्रांजेक्शन कॉस्ट हाई हो सकता है, हायर ब्रोकरेज एंड ट्रेडिंग कॉस्ट। मार्केट टाइमिंग भी एक चैलेंज होता है रीबैलेंसिंग में। इमोशनल बायस, आप कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टर चाहता है कि, होता तो इसका अपोजिट ही है, लेकिन होता क्या है कि विनिंग असेट्स को हेजिटेट करते हैं लोग सेल करने से और बाय करने से अंडर परफॉर्मिंग वन को, ठीक है। तो ये इमोशनल बायस होता है, लेकिन रियल में उल्टा होता है। आदमी जो चीज गिरते रहती है ना उसको सेल करने से डरता है, इमोशनली अटैच होता है। और बाय क्या करता है? सस्ती चीजों को। इसका जस्ट अपोजिट होता है, लेकिन मार्केट में मैंने जितने लोगों से देखा है, टैक्स, आप बाय सेल कर रहे हो, प्रॉफिट में रहोगे तो कैपिटल गेन टैक्सेस लगेंगे, ठीक है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट हाई होगा, ये आता है, ये जो मैं बता रहा हूं ये आता है। रीबैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, essential है for maintaining a optimal portfolio. By investor must weight the benefit against the cost and challenge. Discipline approach, periodic review, efficient strategy can help ensuring effective balancing. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे इसका मतलब है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप स्टडी नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी जितनी चीजें मैंने बताई अगर एक बार भी अगर आपके माइंड में कैप्चर हो गया है, तब भी आप एग्जाम दोगे, पास हो जाओगे।